Okay, good morning everyone. Today we are going to discuss about social responsibility of business. बिज़नेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? हर एक बिज़नेस का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस भी सोसाइटी में काम कर रहा है उसको वैल्यूज़ रिटर्न करे। जैसे कि अभी हम लोग ने रिसेंटली एक टॉपिक ख़त्म किया है CSR। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR आपस में इंटररिलेटेड टॉपिक हैं। CSR में क्या हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो जिस सोसाइटी से अर्न कर रहा है उस सोसाइटी को वो रिटर्न करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मीन्स दैट बिजनेस इन एडिशन टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू। बेसिकली शेयर होल्डर वैल्यूज़ की जगह अगर हम लोग स्टेक होल्डर वर्ड यूज़ करेंगे तो वो भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। स्टेक होल्डर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है वैल्यूज़, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और स्टेक होल्डर के लिए वैल्यूज़ मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। हम लोग इसमें ये भी समझेंगे कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। तो ये दोनों वर्ड काफ़ी मिलते जुलते वर्ड हैं। जब हम बोल रहे हैं शेयर होल्डर वर्ड, तो शेयर होल्डर वर्ड का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो अंशधारक हैं, जिनके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स हैं, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। यानी शेयर होल्डर को ज़्यादातर कंसर्न होता है उनके डिविडेंड से और उनको रिटर्न से, कैपिटल अप्रिसिएशन से। जबकि अगर हम वर्ड बोल रहे हैं स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है उस बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी और सारे लोग, जैसे एम्प्लॉयज़, प्रमोटर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, सप्लायर, वेंडर, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, एडवर्टाइज़र, मार्केटर, सारे लोग उस बिज़नेस से बेनिफिट ले रहे हैं। तो जितने लोग उस बिज़नेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं वो सारे के सारे लोग स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस क्या करता है? अपने शेयर होल्डर के लिए वेल्थ मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ सोसाइटी एट लार्ज को भी बेनिफिट देने की कोशिश करता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिजनेस मॉडल बाय विच कंपनीज मेक अ कॉन्सर्ट एफर्ट, मतलब एक कॉन्क्रीट एफर्ट या बहुत सीरियस एफर्ट करती हैं to operate in a way that enhance rather their degrade society and the environment. CSR can also help improve aspect of society as well as promote a positive brand image for company. Corporate social responsibilities में ये एक ऐसा business model है जिसमें कंपनियाँ सोसाइटी की वैल्यू को इन्हेंस करने की कोशिश करती हैं, सोसाइटी को इन्हेंस करने की कोशिश करती हैं, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वेल्थ मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं और साथ ही साथ जब वो ये सब प्रोसेस कर रही होती हैं तो उससे कंपनी की पॉजिटिव ब्रांड इमेज होती है। तो पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्यों होती है? मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे टाटा ग्रुप है, गाड़ियाँ बहुत सारी कंपनी बना रही थी, होंडा भी बना रही थी, सुजुकी बना रही थी, निसान भी बना रही थी, टोयोटा भी बना रही थी, मर्सिडीज़, BMW, बहुत सारी कंपनियाँ इंडिया में काम करती हैं। लेकिन इंडिया में EV सेक्टर का 80% मार्केट शेयर किसके पास है? टाटा ग्रुप के पास है। जबकि कार सेक्टर में, फोर व्हीलर में 60% मार्केट शेयर सुजुकी के पास है, हुंडई के पास है, उसके बाद काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर। फिर उसके बाद दूसरी कंपनियों का नंबर आता है। टाटा ग्रुप का उसमें नंबर नहीं था टॉप 3 में, लेकिन टाटा का EV सेगमेंट में नंबर 1 पे है। यानी कि वो क्या कर रहा है कि वो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करने की कोशिश करता है जिससे सिर्फ प्रॉफिट ना आए। क्योंकि मारुति क्या कर रही है? मारुति अभी भी फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ी बेच रही है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, लेकिन अभी भी वो क्या कर रही है? फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल वाली, डीजल वाली गाड़ी बेचने की कोशिश कर रही है। उसने अभी तक कोई भी एक भी EV गाड़ी लॉन्च नहीं करी है। क्योंकि उसका क्या जा रहा है? हिंदुस्तान का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है कि नहीं ख़राब हो रहा है? विदेशी कंपनी है, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है। ऑन द अदर हैंड टाटा ग्रुप क्या है? वो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, उसको गाड़ी तो बेचनी है, प्रॉफिट उसको भी कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कमाना है सोसाइटी के लिए। तो वो क्या कर रही है कि ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचें जो सोसाइटी के लिए वैल्यू एडिशन करें, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। तो वो क्या कर रहा है? EV पे फोकस कर रहा है। अब EV का 80% मार्केट शेयर उसने ले लिया है। साथ ही साथ बढ़िया क्वालिटी के सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी में TCS उसकी नंबर 1 पे है। इसके अलावा इंडिया सबसे ज़्यादा लैग कर रहा था, इंडिया का जो नुकसान हो रहा था वो था कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं है। यानी कि अभी क्या हुआ था, कोविड में चिप शॉर्टेज हो गई थी।
तो अभी क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं सब में चिप लगी होती है, चाहे वो आपकी लग्जरी गाड़ी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका एडवांस वाला रेफ्रिजरेटर हो, जितने भी ऑटोमेटिक डिवाइसेज हैं सब में चिप होती है। और चिप सिर्फ बनती है चाइना, ताइवान और शायद यूएसए में, कुछ ही कंपनियां बनाती हैं उसको। और उसको बनाने का प्रोजेक्ट करना और उसका स्टार्ट करना वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। मतलब इवन अंबानी और अडानी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उसका प्लांट डालने की, लेकिन टाटा ग्रुप ने उसमें भी इनिशिएटिव लिया है। उसने आगे चल के प्लान करा है कि हमें इसको चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डालना है। साथ ही साथ उसने ईवी के लिए बैटरी का भी प्लांट डाला है कि हम वो सारे काम करेंगे, वो सारे बिजनेस करेंगे जिससे हम सोसाइटी के लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कंपनियां सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कॉर्पोरेट सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी ब्रांड इमेज इनहेंस होती है। तो हिंदी में क्या लिखा है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा व्यवसायी मॉडल है जिसके द्वारा कंपनियां समाज और पर्यावरण को खराब करने के बजाय बाकी सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खराब कर रही हैं। टाटा के बाद अब महिंद्रा ने भी XUV 400 लॉन्च करी है, MG ने भी लॉन्च करी है कुछ EV की गाड़ियां, लेकिन मेन टाटा ही काम कर रही है अभी भी। पर्यावरण को खराब करने के बजाय बढ़ाने वाले तरीकों से काम करने के लिए ठोस प्रयास करती है। मतलब एक ऐसा कोई तरीका लेके आएंगी जिससे बिजनेस भी होगा उनका और सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा और इन्वायरमेंट का भी वेलफेयर होगा। और जब कंपनियां ऐसा करती हैं तो उनकी ब्रांड इमेज भी इनहेंस होती है, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सबसे पहले अगर कोई कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रही है, CSR पे काम कर रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रही है, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कर रही है, तो उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उसका ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगा, उसका ब्रांड इमेज बढ़ेगा, उसको सोसाइटी में और कंज्यूमर द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाएगा, वो उनका फेवरेट ब्रांड बन जाएगा। गवर्नमेंट भी उसको ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करती है। गवर्नमेंट टाटा के प्रोजेक्ट है, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। अडानी का कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा, किसी और कंपनी का आ जाएगा, तो उसको पूरी छानबीन करनी पड़ेगी कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। टाटा का प्रोजेक्ट होगा तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उनको पता है इन्होंने खुद ही कर लिया होगा। वो कोई ऐसा काम खुद ही नहीं करेंगे जिससे देश को या इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को कोई नुकसान हो रहा हो। सोशल ऑडिट वो खुद ही कर लेते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि वो सोशल ऑडिट खुद कर लेते हैं, उनको किसी बाहर के ऑडिटर की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है। अब देखिए, मारुति के पास इस समय इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, टोयोटा के पास, फॉक्सवैगन के पास, फॉक्सवैगन जर्मन कंपनी है मेरे ख्याल से, और टोयोटा जो है वो जापान की कंपनी है, इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। सुजुकी भी जापान की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ 3 से 5 साल में इंडिया में 70-80% व्हीकल्स, 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर्स, विद इन 5 ईयर्स 80% व्हीकल्स जो हैं वो EV के हो जाएंगे। ठीक है, लोग अब फॉसिल फ्यूल वाले गाड़ी यहाँ नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि EV की गाड़ी खरीदने में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, ज़ीरो मेंटेनेंस। मैं खुद क्योंकि 1 साल से स्कूटर चला रहा हूँ बिजली वाला, तो उससे ये पता चला कि भाई मुझे उसमें मेंटेनेंस के नाम पे बस हवा डलानी पड़ती है, कोई खर्चा नहीं है, ना इंजन ऑयल डलता है, ना स्पार्क प्लग, ना एयर फिल्टर, और उसके ब्रेक भी नहीं ढीले होते हैं। क्यों ब्रेक नहीं ढीले होते हैं? क्योंकि जब आप एक्सीलेटर छोड़ देते हैं, कार में भी यही होता है, बाइक में और स्कूटर तीनों में यही होता है, जब आप एक्सीलेटर छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ऑटो ब्रेक मारता है और उस समय वो बैटरी को रिचार्ज करता है। तो यानी कि आपको जो ब्रेक लगा के एनर्जी बर्बाद होती थी उसको भी वो वापस इस्तेमाल कर ले रहा है बैटरी चार्ज करने में। तो आपके ब्रेक भी नहीं खराब हो रहे हैं, ब्रेक डिले नहीं हो रहे हैं, टायर आपका नहीं घिसेगा। क्योंकि जब आप क्या होता है बाइक या कार चलाते हैं, एकदम सडन ब्रेक मारते हैं तो स्किड करती है गाड़ी, तो टायर घिसता है। इसमें क्या होता है कि वो ऑटो गेन करता है तो आपका टायर घिसता भी नहीं है। टायर की लाइफ 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। नॉर्मल केस में अगर आपका टायर 50,000 चल रहा होगा तो EV वाले में 1 लाख चलेगा। रोड को एडवांटेज मिलता है क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कोई लगता ही नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस हो जाता है। हाँ, बस बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगेगा, उसके लिए भी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, सोलर पे काम कर रही हैं। तो जो भी कंपनियां सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करती हैं उनकी रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा इनहेंस करती है, बहुत फ़ायदा मिलता है।
इन्वायरमेंट के लिए बेटर होती हैं, कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करती हैं, कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू ऑफर करती हैं। पेट्रोल वाली गाड़ी में बहुत मेंटेनेंस होता है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है तो हर महीने 2 महीने में सर्विस कराने जाना है। ईवी में सर्विस भी नहीं होती है, कुछ है ही नहीं, सर्विस क्या होगी, बैटरी लगी है, एक मोटर लगी है, उसमें सर्विस क्या करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के बारे में हम लोग बात कर ली कि जो लोग, अ स्टेक होल्डर इज अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विद अ वेस्टेड इन इंटरेस्ट और स्टेक इन द डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। उससे रिलेटेड है, उसमें उसका इंटरेस्ट छुपा हुआ है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसका सप्लायर, वेंडर और उसको लोन प्रोवाइडर, उसके एम्प्लॉई, उसका प्रमोटर, सारे लोग कौन है, स्टेक होल्डर्स हैं। ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर हो गया ओनर और एम्प्लॉई, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मीडिया, कम्युनिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड यूनियंस, ये सब के सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं। जो आप नोट कर पाएँ तेज़ी से नोट भी करते रहिएगा साथ ही साथ। शेयर होल्डर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग उतनी देर से यही बात कर रहे हैं। शेयर होल्डर कौन होता है, मैंने बताया अंशधारक होता है कंपनी में जिसके शेयर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए क्या करती हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां, उनको अच्छा रिटर्न बना के देती हैं, उनको टाइमली डिविडेंड पे करती हैं, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करती हैं, ठीक है, उनका कैपिटल अप्रिशिएशन करती हैं, उनके एसेट को सेफगार्ड करती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करती हैं कंपनी के। अब आप देख रहे होंगे कि जब से टाटा मोटर ने ईवी लॉन्च करा है तब से लगातार उसका शेयर का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह से टाटा पावर भी बढ़ गया, क्योंकि टाटा पावर क्या कर रहा है, चार्जिंग स्टेशन डेवलप करेगा। टाटा केमिकल का शेयर भी बढ़ रहा है क्योंकि वो उसके लिए बैटरी बनाने का काम कर रहा है। टाटा एलेक्सी बिल्कुल छप्पर पहाड़ की तेजी हो गई, पता नहीं कितने हज़ार पे शेयर पहुंच गया है। क्यों, क्योंकि वो उनकी गाड़ियों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, क्लोज इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं आपस में। एम्प्लॉय को भी एडवांटेज देंगी वो कंपनियां, सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां होंगी, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखेंगी, उनको वेजेस टाइम से देंगी, इंसेंटिव देंगी, बेनिफिट करेंगी। सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां अपने कंज्यूमर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं। हम लोग इतनी देर से जो बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके, चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया, ईवी का प्लांट लगाया, सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहे हैं, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ये सब क्या है, कस्टमर का वेलफेयर है। जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, HUL हो गया, नेस्ले हो गया, ये भी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कोशिश करते हैं। डाबर इंडियन कंपनी है, हर एक प्रोडक्ट उसका अपने अपने कैटेगरी का बेस्ट प्रोडक्ट होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल करें, मोनोपोलिस्टिक है एक तरह से, वो जो चीज़ बनाता है वो चीज़ कोई नहीं बना सकता है। जैसे अगर डाबर रेड पेस्ट का इस्तेमाल आप करते हैं तो जो केमिकल वाला आता है, कोलगेट और क्लोजअप वाला, उससे वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपके दांतों को नुकसान नहीं करता है, केमिकल नहीं होता उसमें। तो हर एक प्रोडक्ट उनका इसी तरह से है। कोल्ड क्रीम जो आती है वो पॉन्ड्स और जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनके कोल्ड क्रीम से बहुत बेटर है। इवन हम लोग ने घर में खुद ट्राई किया है, जॉनसन एंड जॉनसन की जो बेबी क्रीम होती है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट माना जाता है कि इसको बच्चों को लगाने के लिए, उससे भी ज़्यादा वो सही रहती है। मतलब अगर आप लंबे समय तक जॉनसन एंड जॉनसन की क्रीम को अप्लाई करेंगे तो उससे भी क्या होता है, दाने और पिंपल्स पड़ जाते हैं, लेकिन डाबर उससे भी बेटर काम करता है। तो उसका हर एक प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं जो उसके कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू ऑफर करें विद वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। कॉस्ट बहुत मैटर करती है। ऐसे आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ की कार लेके आ गए, अब 10 करोड़ की कार कितने लोग खरीद पाएंगे, तो आपको करना क्या है कि बेस्ट वैल्यू एट अफोर्डेबल कॉस्ट, कॉस्ट भी जेन्युइन होनी चाहिए। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, प्रोडक्ट के, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो कंज्यूम करता है। कंपनियां क्या करती हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, रीजनेबल प्राइस ऑफर करती हैं। सप्लाई चेन आप देखा होगा कि HUL का, डाबर का, पार्ले का प्रोडक्ट आपको हर दुकान पे मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है इनका। पार्ले बहुत अच्छी कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, इंडियन कंपनी है। हम अगर गोदरेज नंबर 1, गोदरेज कंज्यूमर्स बहुत बढ़िया कंपनी है,
बेस्ट प्रोडक्ट एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। तो अगर हम लोग अपनी कंपनियां, अपने देश की कंपनियों को आइडेंटिफाई करके, एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी इतने इलिटरेट हैं कि वो यही नहीं बता पाएंगे आपको कि ये प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट फॉरेनर प्रोडक्ट है, मतलब ये विदेशी कंपनी ने बनाया है और ये अपना लोकल प्रोडक्ट है। इतना ही नहीं बता पाएंगे, चाहे वो अब आप चाहे तो सर्वे कर लीजिएगा अपने सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं, जो पढ़ा लिखा बंदा हो उनसे पूछेगा ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, बता ही नहीं पाएंगे जल्दी। तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो क्या होगा कि हम लोग HUL के प्रोडक्ट तो लोग हिंदुस्तान के नाम से खरीद लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सोचते हैं इंडियन कंपनी है ये, तो बाद में पता चलता है यार वो तो ब्रिटेन की कंपनी है। बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन इंडियन कंपनी को प्रमोट करें जो बढ़िया प्रोडक्ट ऑफर करती हैं, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। टाटा हो गया, गोदरेज हो गया, बिरला हो गया, डाबर हो गया, और अच्छी इंडियन कंपनी नाम बताइए। महिंद्रा हो गया, TVS हो गया, पतंजलि हो गया, और अच्छी इंडियन कंपनी जो वैल्यू ऑफर करती हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल है। पार्ले एग्रो, बिस्लरी भी वही बनाती है, बिस्लरी भी पार्ले का प्रोडक्ट है। हिमालय इंडियन कंपनी है। बजाज अच्छी कंपनी है। हीरो मोटर, ठीक है, हीरो मोटो कॉप, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंपनियां, आइशर मोटर जो रॉयल एनफील्ड बनाता है, हार्ले डेविडसन का कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इंडियन कंपनियां हैं, कोशिश करनी चाहिए हमें उन्हीं के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। और ये सारी की सारी कंपनियां वैल्यू भी ऑफर कर रही हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हैं। सप्लायर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है कि टाइमली पेमेंट कर दें जिनसे भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, उनका भी ध्यान रखें। क्रेडिटर्स के लिए भी सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्रेडिटर कौन होता है? जो कंपनी को लोन देता है, पैसे देता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी टाइम से उनका पेमेंट करें, उनका इंटरेस्ट पे करें, टेन्योर पूरा होने पे उनको पैसे वापस करें, चीटिंग ना करें, उसमें डिफ़ॉल्ट ना करें। इन्वायरमेंट के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल होना तो बहुत ही ज़रूरी है इस समय। हम ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएं जो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं। अगर हार्म पहुंचा रहा है तो वो सर्विस प्रोडक्ट डिस्काउंट। मैंने आप लोगों को पिडीलाइट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि उन्होंने एक कलर बनाया था। वो कलर जो है वो सारे रेस्टोरेंट वाले और हलवाई वालों ने क्या किया, अपने खाने में मिक्स करने लगे फूड के कलर को इनहेंस करने के लिए। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि पिडीलाइट बहुत अच्छी कंपनी है, इंडियन कंपनी, एशियन पेंट्स, हाँ, डॉक्टर फिक्सिट भी वही बनाता है, पीडीटिन भी वही बनाता है, फेविकॉल भी वही बनाता है, वही पिडीलाइट के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। और ये सारी कंपनियां वो कंपनियां हैं जो मुझे आज से कुछ साल पहले इन कंपनियों के बारे में पता चला जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया आप लोग की एज में। और मुझे ये पता चला कि ये कंपनियां वो कंपनियां हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको लाइफ की बहुत वैल्यूबल चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप लोगों की तरह मैंने पढ़ाई करना शुरू किया तो मुझे मैंने एक चांस की बात है कि मैंने स्टॉक होल्डिंग में मेरा इंटर्नशिप लगा। तो मैं इंटर्नशिप करने के लिए, मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, तो इंटर्नशिप करने के लिए नेहरू प्लेस में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पे वो स्टॉक होल्डिंग का हेड ऑफिस बना था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है होम टाउन कानपुर है, तो यहाँ पे अभी मेरा ऑफिस, आप करेंगे क्या वहाँ इंटर्नशिप? हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम चले जाएंगे, कर लेंगे, गर्मी की छुट्टी में घर पे भी ले लें। तो मैंने जब वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने कंपनियों के बारे में देखा, स्टॉक मार्केट को समझा, तो मुझे समझ में आया कि आप बहुत कम पैसे में और बहुत कम एफर्ट में अपने लिए और सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को, कंपनियों को अच्छे से समझ लिया तो एक तरह से आपके पास इतना एडवांटेज आ जाएगा कि आप चाहें तो सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, चंद्रशेखरन, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, जेफ बेजोस को भी अपना एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। कैसे? आपने अगर उन कंपनियों के शेयर खरीद लिए, अच्छी कंपनियों के, तो वो दिनों रात वो और उनकी टीम काम करेंगे और आप विद इन 10 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स विद इन 10 ईयर ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि फिर आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने 10 साल पूरा जी तोड़ मेहनत करा और जितना पैसा आया उसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट किया अच्छी कंपनियों में, तो 10 साल के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और ये मैं तब कह पा रहा हूँ जब मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं दे रहा। जब अभी आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे नेक्स्ट ईयर में,
और अगर मुझे आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ाने का सौभाग्य मिला, उस समय हम पोर्टफोलियो अपना डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि किन किन कंपनियों में कब कब इन्वेस्टमेंट किया था, क्या क्या रिटर्न्स आए थे, ठीक है, वो सब हम लोग बात करेंगे। तो जो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां हैं वो बहुत सस्टेनेबल हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस भी अच्छी कंपनी है, ठीक है, एक्सिस, ICICI, HDFC सब बढ़िया कंपनी, MRF, सीएट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये सब अच्छी, हर एक सेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तो उन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्या करती हैं, वही जो सबसे पहला पॉइंट तो वही था, सबसे पहला पॉइंट तो वही उन्होंने बताया था कि सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां अपने स्टेक होल्डर के लिए, अपने शेयर होल्डर के लिए इमेंस वेल्थ क्रिएट करती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वही है। और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं। एनवायरनमेंट की बात हो गई कि वो सारे के सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करना, केमिकल्स का इस्तेमाल ना करना। हम पिडीलाइट ने क्या किया था, वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो हमेशा इंग्रेडिएंट्स वही इस्तेमाल करती हैं जिससे उनके कस्टमर को और प्रोडक्ट्स में कोई भी या एनवायरनमेंट को कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पहुँचे। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकिल करना चाहिए, एयर फिल्टर लगाना चाहिए, जो गैसें निकल रही हैं, जो पानी निकल रहा है जहरीला उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के ट्रीटमेंट करने के बाद ही छोड़ना चाहिए नालियों में। तो उससे क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट होता है। जो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां हैं वो ऑलरेडी ये सब कर रही हैं। एक चीज़ और है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जब कभी भी आपको प्रोडक्ट खरीदने हो, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, तो उसमें एनर्जी रेटिंग ज़रूर देखनी चाहिए। आप 2 स्टार वाली रेटिंग या 3 स्टार वाली रेटिंग का प्रोडक्ट आप सस्ते में ले आओगे, लेकिन वो लंबे समय में आपको महंगा पड़ेगा। आप 5 स्टार रेटिंग वाला प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लाओगे, लेकिन आपको लंबे समय में वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरऑल एनर्जी सेव करेगा आपके लिए, बिजली का बिल घटाएगा, उसकी रनिंग कॉस्ट कम होगी। जैसे EV है, अगर आप टाटा नेक्सॉन खरीदोगे तो आपको 10 लाख की मिल जाएगी, टाटा नेक्सॉन EV खरीदोगे तो 15-16 लाख की मिलेगी, 5-6 लाख रुपए का प्रीमियम है। लेकिन टाटा नेक्सॉन को आपको हर साल मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, 50-60 हज़ार का पेट्रोल डलाना पड़ेगा। टाटा नेक्सॉन EV आपको फ्री में चलानी है, उसमें ना कोई मेंटेनेंस होगा, ना ही उसमें कोई पेट्रोल लगेगा। बिजली का बिल लगेगा, लेकिन वो भी निग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप उसको घर में चार्ज कर रहे हैं, अपने घर के घरेलू मीटर से चार्ज करेंगे तो आपका नेग्लिजिबल खर्चे पे चलती है, ठीक है, यानी कि 1 रुपये पर किलोमीटर की रेट पे आएगा। तो अगर आप ऐसे कंपनियों के साथ रहेंगे, हाई रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स लेंगे, तो कंपनियों का भी फ़ायदा होता है, सोसाइटी का भी फ़ायदा होता है। दिस इज़ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, सोसाइटी और कंपनियां दोनों एक दूसरे से बेनिफिट उठाती हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां वो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती हैं अपने सोसाइटी को, अपने कंज्यूमर को, अपने स्टेक होल्डर को, जो उनके लिए वेल्थ क्रिएट करता है, उनके लिए लाइफ को अपग्रेड करता है, उनके लाइफ को आसान बनाता है और उनके लिए फ़ायदा पहुंचाता है। और अगर हम उन्हीं कंपनियों को प्रमोट करें, ख़राब कंपनियों के प्रोडक्ट ना खरीदें, फॉरेन की कंपनियों के प्रोडक्ट ना खरीदें, तो उन कंपनियों को भी एडवांटेज मिलता है, उनके पास पैसा पहुंचता है, तो वो R&D में और खर्च करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगी। जैसे पहले क्या होता था, सोलर सिस्टम बहुत महंगा आता था, अभी कंपैरेटिवली बहुत सस्ता हो रहा है। पहले EV गाड़ियाँ बहुत ही महंगी होती थी, अभी MG ने वो लॉन्च करी कॉमेट, 8.5 लाख से ऑन रोड 10 लाख की पड़ेगी, ठीक है, तो वो भी अच्छी गाड़ी। टाटा टियागो 10 लाख में है, बहुत बढ़िया गाड़ी है 10 लाख में आपको, तो वो भी अब, लेकिन थोड़े समय में शायद विदिन 2 ईयर्स वो आपको 6-7 लाख के रेट में आ जाएगी। तो जब 7 लाख की रेट पे आ जाएगी तो अफोर्डेबल हो जाएगी। मतलब अभी क्या है, पेट्रोल की गाड़ी का और EV के बीच में प्रीमियम है लगभग 40-50% का। तो वो 40-50% का जब प्रीमियम घट जाएगा तो ये सबकी रीच में आ जाएगा। और जैसे जैसे इन कंपनियों के पास पैसा पहुंचेगा वो R&D में खर्च करेंगी, और जैसे जैसे R&D में खर्च करेंगी तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कम होगी। तो वो देखो, जितने भी अच्छे प्रोडक्ट होंगे, 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट होंगे, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट होंगे, EV वाले प्रोडक्ट होंगे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट प्रीमियम के साथ बिकते हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है।
ठीक है, तो वो कॉस्ट तब कम होगी जब आप उन प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उन प्रोडक्ट को अपनाएंगे, तो उनके पास ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा माल बिकेगा तो मार्जिन वो कम भी ले सकते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां सोशल डेवलपमेंट पे भी काम करती हैं। सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सोशल डेवलपमेंट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग द वेलबींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी, सबका साथ सबका विकास। सोशल डेवलपमेंट में वीकर सेक्शन के लिए आपने देखा होगा कि आईटीसी है और आपका HUL है और बाकी सारी और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च करती हैं। महिंद्रा, टाटा इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए पैसा खर्च करती हैं और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए पैसा खर्च करती हैं, नदियों की सफाई के लिए पैसा खर्च करती हैं। तो ये क्या कर रही हैं? सोशल डेवलपमेंट भी करती हैं, इसीलिए सोशली रिस्पॉन्सिबल कहलाती हैं। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर का डिफरेंस हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। शेयर होल्डर अंशधारक होता है, स्टेक होल्डर जो उससे एसोसिएटेड सारे लोग होते हैं, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपको कहीं कुछ नोट करना हो तो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए इस टॉपिक से रिलेटेड, कहीं पे कुछ भी पूछना है आपको, किसी तरह का कोई क्वेश्चन। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में डिफरेंस क्लियर है? बहुत पहले ही बता चुके हैं। शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, और स्टेक होल्डर उससे जुड़े हुए सारे लोग, एम्प्लॉई, मालिक, सप्लायर, वेंडर, फ्रेंचाइजी होल्डर, सारे लोग। हाँ